वेलकम बैक टू माय क्लास माँ मिनारवा लेज्यूम। और आज मैं आपको इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चल रहे थे उनकी तीसरी कड़ी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाक्य का जो तीसरा टाइप्स है उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव। थोड़ा कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहला जो पार्ट होते हैं वो असर्टिव होते हैं जो हाँ ना का बोध कराते हैं। दूसरा जो पार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं जो वो दो चीज का बोध कराते हैं। एक WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं और एक एक्जुअलरी से। अब इसके आगे की कड़ी को समझते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। अब क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। और टाइप ऑफ सेंटेंस who denotes कमांड। ठीक है, वाक्य का वैसा प्रकार जो कमांड का बोध कराता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, बोलिएगा सर कमांड का मतलब क्या होता है? तो कमांड का मतलब हो जाता है ऑर्डर, आदेश। और इसमें और भी बहुत सारे चीजों का जिक्र किया जाता है। तो आप इसको कमांड को समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा, कमांड मीन्स फोरा। एक फॉर्मूला है, कमांड मीन्स फोरा, जहां F बराबर होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, अर्थात जिस वाक्य से मना करने का बोध हो, अर्थात डोंट से स्टार्ट रहे, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा वाक्य है, इंपेरेटिव। जैसे बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज। क्लियर हो गया? इसमें डोंट है, मत का बोध हो रहा है, मना किया जा रहा है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, जिसमें पहला जो कमांड बोध किया वो मना करने का बोध हो रहा है। क्लियर है? दूसरा जो है आपका फोरा का, वो होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, जो आदेश का बोध कराता है। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर, आदेश। जैसे बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। मैंने किसी को आदेश दिया कि जाओ एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें मैं आदेश दे रहा हूं। तो जिस वाक्य से मना करने का, जिस वाक्य से आदेश का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरी जो कड़ी है फोरा का, वो आता है आर। आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती। ठीक है, इससे विनती का भी भाव बोध हो। जैसे बोलते हैं प्लीज या काइंडली। जिस वाक्य में प्लीज या काइंडली से वाक्य स्टार्ट हो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस वाक्य से अनुमति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, प्लीज या काइंडली कंसीडर माई केस। प्लीज या काइंडली कंसीडर माई केस। इस वाक्य में प्लीज और काइंडली से क्या चीज का बोध हो रहा है? तो इसमें किसका बोध हो रहा है? रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य भी जो है वो किस में आते हैं? इंपरेटिव में। उसके बाद आपका जो 4 नंबर है इसका सेक्शन फोरा का, वो होता है ए। ए का मतलब होता है आदेश, अर्थात जिस वाक्य से, सॉरी, ए का मतलब एडवाइस होता है, आदेश नहीं होता है। ए का मतलब होता है एडवाइस। ठीक है, जिसमें आपको सलाह का बोध होता है। तो आप ध्यान देंगे, एडवाइस का एक मीनिंग होता है, एक स्पेलिंग होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। तो एसी जो होता है वो वर्ब के रूप में होता है और एडवाइस जो होता है वो नाउन के रूप में होता है। तो जिस वाक्य से एडवाइस का बोध होता है, सलाह का बोध होता है, उसे भी हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे डॉक्टर बोलता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने कहा समय पे दवा खाइए। डॉक्टर ने कहा
या टीचर सलाह देते हैं आपको हेल्प द पुअर, गरीबों को क्या कीजिए, मदद कीजिए। ना कोई आपको आदेश दे सकता है इसके लिए, ना कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा, ना कोई मना करेगा। आपको एक सलाह दिया जा सकता है कि गरीबों को क्या कीजिए, मदद कीजिए। उसके बाद तो आपने इंपरेटिव सेंटेंस में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपने रीड किया। पहला पॉइंट था फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है मना करना। दूसरा होता है ऑर्डर, जिसका मतलब होता है आदेश देना। तीसरा जो होता है वो होता है आपका रिक्वेस्ट, और चौथा जो मोड आपका आ जाता है वो आपका एडवाइस आ जाता है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अर्थात सेंस के आधार पे वाक्य का जो चौथा प्रकार है, 4 नंबर में जो आते हैं, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, तो इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से इच्छा का बोध, किसका बोध हो, इच्छा का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखा जाए, अ टाइप ऑफ सेंटेंस हु डिनोट्स विशेष, जो इच्छाओं का बोध कराता है। क्लियर है, जो इच्छाओं का बोध कराता है उसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे विशेष है, देखिए एक इच्छा होता है आपका, एक डिजायर होता है, दोनों में अंतर है। विशेष जो होता है वो कॉमन विश को बता रहा है, कॉमन इच्छा को बता रहा है, और डिजायर जो है वो स्ट्रॉन्ग विश होता है। आपको ये चीज चाहिए, अगर वो ना भी मिले तो आप उसको अपने आप में एडजस्ट कर लेते हैं, वो आपका विश हो गया। लेकिन कोई चीज आपको चाहिए ही, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, नहीं मिलने पे आप अलग रिएक्ट करते हैं, तो वो आपका डिजायर हो गया। डिजायर को निगेटिव सेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, जबकि विशेष जो है वो पॉजिटिव फॉर्म होता है। अब है विशेष। विशेष में क्या क्या आते हैं, तो विशेष में आपका आ जाता है ब्लेस, दूसरा आ जाता है प्रे, उसके बाद आ जाता है कर्स। ठीक है, इन इच्छाओं में इन 3 पैटर्न का प्रयोग होता है, एक ब्लेस, एक प्रे, और तीसरा जो होता है वो कर्स होता है। जैसे ब्लेस का एग्जांपल मैं देता हूं, मे गॉड ब्लेस यू। May God bless you। खड़ी पाए नीचे बिंदु, इसका क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है। ईश्वर तुम्हें वरदान दे, ये भी एक इच्छा है जिसको हम एक पॉजिटिव वे में प्रस्तुत कर रहा हूं, ब्लेसिंग का बोध हो रहा हूं। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं मे गॉड अचीव योर एम। ठीक है, ये क्या चीज का बोध हो रहा, प्रे का बोध। उसके बाद हम बोलते हैं किसी को मे यू गो टू हेल, खड़ी पाए नीचे बिंदु,
तुम भाड़ में चले जाओ, तुम नरक में चले जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वाक्य से इच्छा का बोध हुआ, लेकिन इससे क्या हो गया, नकारात्मक इच्छा का बोध हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कर्स। किसी को श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्स। दूसरा जो है आपका था मे गॉड अचीव योर एम। इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग भी कर सकते हैं। और ऊपर में है मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें वरदान दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, ईश्वर तुम्हें अच्छे दाम्पत्य जीवन का सुख मिले। ये जो है वो आपका ब्लेसिंग हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छाओं का बोध होता है, और इन इच्छाओं के अंतर्गत आपका 3 चीज आता है, जिसको हम ब्लेस, प्रे और कर्स के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। क्लियर हो गया। अगला जो आपका सेंटेंस है वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझा जाए, देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, 1 मिनट, आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपका जो सेंस के आधार पे जो वाक्य का जो टाइप है, 5वां जो है वो आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे कहते किसको, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें विस्मय का बोध होता है। एक्सक्लामेटरी जो शब्द है वो बनता है आपका एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत अधिक, है ना। ये एक्सट्रीम जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बोध कराता है। फिर से ध्यान से समझिए इसको। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सट्रीम का बोध कराता है, मतलब अत्यधिक का बोध कराता है, जिसमें हमारा प्रबल आवेग का बोध कराता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को वो क्या करता है, दर्शाता है। इसमें आपका अत्यधिक खुशी का बोध हो सकता है, एक्सट्रीम जॉय का बोध कराता है, जिसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं हुर्रे। ठीक है। आप मैच खेल रहे होते हैं, अचानक से जीत जाते हैं तो आप बोलते हैं हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। तो व्हाट इज हुर्रे? हुर्रे डिनोट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिलेटेड टू जॉय। हुर्रे जो है वो खुशी के लिए प्रयोग होता है, और कैसा खुशी, जो अत्यधिक खुशी का बोध होता है। अर्थात इसमें जो हमारे आवाज जो निकलते हैं वो मुंह से ना निकल करके दिल से आवाज निकलते हैं। तो जिस वाक्य में हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बोध होता है, दिल से आवाजें निकलती है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैच जीतने पे, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पे आपके चेहरे पे जो एक इंप्रेशन आता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अचानक से परिवार में कुछ घटनाएं घट जाती है, कोई हमसे दूर चला जाता है, कोई हमारे बीच नहीं रहता है, तो उसके लिए आपके मुंह से निकल जाता है आह, ओह, ओ डियर। अर्थात ये तीनों जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं जो एक्सट्रीम सौरो का बोध कराते हैं, अत्यधिक दुख का बोध कराते हैं। जैसे ओ, आह, ओ डियर, है ना। ये सब अगर शब्द आ रहे हैं तो समझिएगा कि वो किसका बोध करा रहा है, एक्सट्रीम सौरो का बोध करा रहा है, एक्सट्रीम सौरो का बोध करा रहा है। तो इसको आपने मोटा मोटी समझ चुके हैं। अब इसी को हम देखिए एक परिभाषा के रूप में इसको हम लिखते हैं।
एक्सक्लामेटरी का डिफिनेशन लिखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको लिख सकते हैं अ टाइप ऑफ सेंटेंस who denotes a strong emotion or extreme feelings। वाक्य का वैसा प्रकार जो प्रबल आवेग का बोध कराता है, हमारे अत्यधिक फीलिंग्स का बोध कराता है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए, ओ ही हैज नो मोर, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो इस वाक्य में अत्यधिक पीड़ा का, एक्सट्रीम सौरों का बोध हो रहा है, जिसे हम ओ के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह जो सेंटेंस है वो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ओवरऑल मैं आपको फिर से बता देता हूं कि वाक्य का वैसा प्रकार जो हाँ या ना का बोध कराता है, मीन्स जिसको हम अफर्म और डिनाई के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो हाँ का बोध कराता है वो असर्टिव में अफर्मेटिव हो जाता है, जो ना का बोध कराता है वो असर्टिव में निगेटिव हो जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा जो आपका सेंस के आधार पे जो सेंटेंस का टाइप्स है वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम कुछ पूछते हैं, जिससे क्वेश्चन एराइज होता है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच एवर, होम, ये सब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो एक्सुलरीज से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका डू आ जाता है, डज आ जाता है, इज आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। और जो मॉडल एक्सुलरीज होते हैं, है ना, जैसे इसमें मे, माइट, नीड, डेयर, शुड, आउट टू, ये सब भी होते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए एक चीज को समझा जाए कि ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं या एक्सुलरीज जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका प्राइमरी एक्सुलरीज। प्राइमरी एक्सुलरीज में आपका आ जाता है डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये प्राइमरी एक्सुलरीज होते हैं। क्यों कहते हैं इनको प्राइमरी एक्सुलरीज? क्योंकि ये मेन वर्ब की सहायता तो करते ही हैं, लेकिन कभी अगर आवश्यकता पड़ गया तो ये कंप्लीट वर्ब के रूप में उतरते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके प्राइमरी एक्सुलरीज। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, आई एम रनिंग अ रेस। ठीक है, मैं एक दौड़ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें एम जो है वो रन को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, इसलिए यहां पे एम जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन दूसरा जब सेंटेंस की ओर हम लोग फोकस करते हैं तो उसमें बोलते हैं आई एम अ टीचर, मीन्स आई एम अ टीचर। इट मीन्स एम जो है वो किसी वर्ब की सहायता नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो एक कंप्लीट वर्ब के रूप में बता रहा है, जो कि दो कड़ी को आपस में जोड़ रहा है, आई को टीचर से कनेक्ट कर रहा है, मीन्स कंप्लीट वर्ब के रूप में। तो प्राइमरी एक्सुलरीज जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ कंप्लीट वर्ब के रूप में भी होते हैं। लेकिन जो मॉडल एक्सुलरीज होते हैं, जैसे मे, माइट, नीड, डेयर, शुड, आउट टू, ये सब जितने भी एक्सुलरीज हैं वो आपके वे केवल और केवल मेन वर्ब की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनके बाद आने वाले वर्ब निश्चित आते हैं। जहां भी हम इन मोडाल्स का प्रयोग करते हैं, मॉडल एक्सुलरीज का ही दूसरा नाम मोडाल्स है, जहां भी मोडाल्स का प्रयोग करते हैं उसके बाद मेन वर्ब आता ही आता है। केवल इसमें दो हैं ऐसे जिसको हम नीड और डेयर कहते हैं, जो कि कंप्लीट वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने भी मॉडल एक्सुलरीज हैं, जितने भी मोडाल्स हैं, वे तभी आते हैं जब उसके साथ मेन वर्ब आते हैं, अर्थात वे केवल और केवल सहायक क्रिया का काम करते हैं। दैट्स क्लियर। तीसरा जो आपका सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड का बोध होता है। क्लियर हो गया। कमांड मीन्स
फोड़ा, याद रखेंगे कमांड में ये 4 सेंस का बोध होता है। फोड़ा जहां पे F बराबर होता है फॉरवर्ड का, मना करना। दूसरा होता है जैसे इसमें वाक्य रहेगा आपका डोंट से स्टार्ट, जैसे बोलते हैं डोंट शट द विंडो, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट क्राई। तो जहां भी डोंट से स्टार्ट होगा, जहां भी हिंदी में मत लिखा रहेगा, समझ जाइएगा कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉरवर्ड वाला वाक्य। दूसरा आपका फोड़ा में आता है ओ का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश। जहां भी आदेश का बोध होता है, जैसे बोलते हैं ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, मेरे लिए कुर्सी लाओ, आदेश दे रहे हैं। तीसरी कड़ी है इसका आर का मतलब हो गया रिक्वेस्ट, जहां हम किसी को विनती करते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं सर काइंडली कंसीडर माई केस, तो काइंडली लग गया, प्लीज लग गया, तो समझ जाइएगा कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में जो इसकी अंतिम कड़ी है वो है ए, फोड़ा की जो लास्ट कड़ी है वो है ए मीन्स एडवाइस, जो सलाह का बोध कराता है। जैसे बोलते हैं टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, वो आपको कोई सलाह दे सकता है, ना तो कोई आपके लिए आदेश जारी कर सकता है, ना आपके लिए कोई विनती करेगा, ना आपके लिए मना करेगा। तो इन 3 सेंस का जो बोध होता है वो आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, 4 सेंस का, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में फोड़ा बोलते हैं। चौथी जो कड़ी मैंने आपको आज बताया वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, इच्छा का बोध कराता है, और ये इच्छा 3-4 रूपों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अच्छी इच्छा है, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसके लिए ब्लेस का प्रयोग करेंगे। किसी के लिए बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, निगेटिव सेंस में हमारी इच्छाएं बन जाती है तो उसमें हम कर्स का प्रयोग करते हैं। किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां पे हम प्रे का प्रयोग करते हैं। तो विशेष में ये चीज आ जाता है। और ध्यान रखिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है वो मे और माइट से शुरू होता है, और लास्ट में खड़ी पाए नीचे बिंदु यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। लेकिन यदि कोई वाक्य मे और माइट से शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो तो समझिएगा कि वो ऑप्टेटिव नहीं है, बल्कि वो प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात वो इंट्रोगेटिव में। जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन में भी मे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लास्ट में देखिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। लेकिन यही बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, तो मे से स्टार्ट है लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो चिन्ह के आधार पर हम पकड़ सकते हैं कि कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन से वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। और यही सब्जेक्ट के बाद अगर मे माइट आता है तो समझ जाएगा कि वो असर्टिव सेंटेंस है। जैसे बोलते हैं सी में पास, वह पास कर सकती है। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो वो आपका क्या हो गया, असर्टिव। क्लियर हो गया। तो मे का आपने गणित देख लिया, मे प्लस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आया तो ऑप्टेटिव, मे प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया तो इंटरोगेटिव, और मे सब्जेक्ट के बाद आया तो आपका असर्टिव। 5वां जो टाइप्स है वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का बोध होता है, प्रबल आवेग का बोध होता है। ये आवेग अत्यधिक खुशी का बोध कराता है, अत्यधिक गम का बोध कराता है, अत्यधिक आश्चर्य का बोध कराता है, अत्यधिक नफरत का बोध कराता है, वाह का बोध कराता है। उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का